हेलो बच्चों, आज हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर क्लास 11 के लिए आज सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक है। आज इसके सुपर ट्रिक्स से आपको अवगत कराएंगे, बताएंगे कैसे क्वेश्चन को देख करके ही हम लोग आंसर लिख सकते हैं। आइए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स पर बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को जान लीजिएगा, फिर ट्रिक्स आपके लिए आसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल नंबर 1, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए रूल 1। पहला रूल कहता है बच्चा कि इफ, या सीधा सीधा हम ऐसा लिखें कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल द कैसा नॉन जीरो डिजिट्स इन अ नंबर आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। किसी भी नंबर में जितना भी नॉन जीरो डिजिट होगा, जितना भी नॉन जीरो डिजिट होगा, मतलब जिसमें कोई नंबर दिया हुआ है उसमें कोई जीरो नहीं है, सारे के सारे नॉन जीरो हैं, तो हम उनको कहेंगे क्या, सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिखा 15.53, तो बताओ बेटा इसमें हम लोग के कितने सिग्निफिकेंट है। सर इसमें कोई भी जीरो नहीं है, सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट हैं, तो देयर आर टोटल 4 नॉन जीरो डिजिट्स, सो करेक्ट आंसर वुड बी 4। अगला सवाल, अगर हमने लिखा 725.23, तो भैया इसमें कितना होगा, तो सर 5 होगा। तो ये हमारा पहला रूल और सिंपल रूल है। आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2, रूल 2 हमको क्या समझाएगा, कहेगा द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितना भी क्या पुट कर दो, जीरो पुट कर दो, दो नॉन जीरो के बीच में जितना भी क्या पुट कर दो, जीरो पुट कर दो, आर सिग्निफिकेंट, वो सब आपके सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिखा 150004, तो टोटल अपने पास 6 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, 6 सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे, राइट। अगर हमने लिखा 8008, तो यहां टोटल 4 सिग्निफिकेंट होंगे। बच्चे ये दोनों जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है, तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, राइट। ओके, बढ़ते हैं अपना रूल नंबर 3 की तरफ। रूल 3 क्या कहेगा जरा देखेंगे। इसका कहना है कि अगर हम किसी जीरो को किसी नॉन जीरो के पहले रखें, द जीरोज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, किसी नॉन जीरो डिजिट से बाईं तरफ हम जितना भी जीरो बिठा लें, मतलब उससे पहले कोई नॉन जीरो नहीं लिखा गया होगा, आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट में हम काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिखा 0.0023, तो देखो 0.00 से पहले कोई नॉन जीरो नहीं है, ये 23 ही केवल मेरा नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट, 2। बहुत सिंपल है। और अगर हमने लिखा 0.002, तो बताओ बेटा कितना सिग्निफिकेंट, बिल्कुल ठीक, आंसर होगा 1। आराम से समझ में आने वाला बात है, राइट। ये 3 रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए इसको जल्दी से कॉपी करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। हो गया, चलो देखो अब आगे। नेक्स्ट अपने पास है रूल नंबर 4, जो लास्ट रूल होगा। रूल नंबर 4 कहता है
द जीरोज रिटर्न टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट। अगर कोई जीरो नॉन जीरो डिजिट के दाहिनी तरफ लिखा गया हो, राइट साइड की तरफ लिखा गया हो, तब मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। भैया हो भी सकेगा और कुछ ऐसे होंगे जो नहीं भी होगा। कंफ्यूजन नहीं पालेंगे, सर कैसे होगा सर, कौन सर होगा कौन नहीं होगा सर, कैसे पता करेंगे? आइए दिखाते हैं। अगर हमने एक नंबर लिखा 5.0, देखो बेटा अगर किसी नन जीरो के बाद डेसिमल है और फिर जीरो है तो हम उस जीरो को काउंट करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। सो देयर आर टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर हमने लिखा 8.00 तो देयर आर टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हमने लिखा 5000 तब यहां पर होगा 5 इंटू 10 का पावर 3, और पावर्स को या एक्सपोनेंट को हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। आंसर कितना लिखेंगे? 1। देखिए इसीलिए हम बोल रहे थे मे और मे नॉट, मतलब जो जीरो अगर डेसिमल के बाद नहीं है उनको आप सिग्निफिकेंट में नहीं करना, उनको पावर में बदल देना, और पावर्स कभी भी सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता है। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी ने आपसे पूछा कि भैया हम पूछ रहे हैं आपको 6.00 इंटू 10 का पावर 5, तो क्या आंसर दोगे बेटा? बिल्कुल ठीक, इसको तो कोई मतलब नहीं है, यहां से आंसर कितना होगा? 3। एकदम समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए आपको जिसका इंतजार है उस सुपर ट्रिक का देखिए हम लोग कैसे क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को देख करके केवल। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। मान लो बेटा हमारे पास है 8.25 प्लस 3.25, बताना है कितना सिग्निफिकेंट है। 8.5 माइनस 6.5 कितना है? 9.253 इंटू 6.25 बताना है कितना है? 8.825 इंटू 6.623 डिवाइडेड बाय 2.22 बताना है कितना है? चलिए समझते हैं कौन से क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है। सब बनाएंगे 5 और 5 होता है भैया 10, 2 2 4 और 1 5, 8 और 3 होता है 11। टोटल कितने सिग्निफिकेंट? 4। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 2.0 आएगा और इसके पास होगा 2। अब देखो मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना है, उसी ट्रिक की बात हम कर रहे थे, उसी ट्रिक को हम समझा रहे थे। तो यहां देखो बेटा पहले वाले नंबर पर इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? टोटल 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट। इसमें कितना सिग्निफिकेंट है? 3। डेसिमल वाले में जो लिस्ट वैल्यू होगा, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में देखना है केवल, ऐसा जो डेसिमल में लिस्ट वैल्यू होगा वही आंसर होगा। तो इसमें 4 है और इसमें 3 है, तो करेक्ट आंसर इज 3। बस कुछ नहीं दिखना, दिस इज द ट्रिक। यहां बताओ कितना सिग्निफिकेंट है बेटा? 4। यहां कितना है? 3। इसमें कितना है? 3। नहीं, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है, तो करेक्ट आंसर इज कितना? 3। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लिस्ट सिग्निफिकेंट होगा डेसिमल में, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हम उसी को आंसर कर देंगे। अगला सवाल है, अगर मान लो क्वेश्चन में दिया 8.0 माइनस 6.0 इंटू 2.26 4 डिवाइडेड बाय 2.23, पूछा कितना सिग्निफिकेंट है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है नीट और आईआईटी में। 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा भैया, तो यहां पर तो 2.0 आएगा। तो इसमें कितने होंगे? 2 सिग्निफिकेंट, इसमें 4, इसमें 3, तो करेक्ट आंसर इज कितना? 2। अगर किसी ने पूछा आपको क्वेश्चन 5 गुना 6.23, तो जानते हो कितना आंसर लिखोगे? क्या बोल रहे हो? 1? नहीं बेटा 1 नहीं, ये डेसिमल में है क्या? 5 ना, ये अपना होल नंबर है।
अगर कोई होल नंबर रहा तो उसका हम लिस्ट वैल्यू कभी नहीं देखेंगे, हम डेसिमल के लिए देखते हैं लिस्ट वैल्यू। तो इसमें लिस्ट वैल्यू इसका है और वो आंसर कितना होगा 3। बहुत इजी, बहुत कॉन्सेप्चुअल बात में आपको हमने ये ट्रिक सिखा दिया। अब आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाओ, किसी भी बुकलेट का क्वेश्चन, कुछ भी उठा ले भाई, सब जो बनाना है सब क्वेश्चन बनेगा। कमेंट करके बताना क्वेश्चन तुमसे बन रहा है कि नहीं, और अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारा होगा तो कमेंट में तुम अपलोड कर सकते हो, हम उसको दोबारा नए वीडियो में हम आपको फिर उसको उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके पूरा आपको बता देंगे। कभी भी कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स पर आकर के आप जरूर आइएगा। तो जरूर सबसे पहला काम आपका ये खूबसूरत आपका प्यारा चैनल है, आपके लिए है, इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लिए ये वीडियोस आ रहे हैं तो आप इस पर मेहनत आपको भी करना होगा। आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा, बस कुछ नहीं, एक छोटा सा और साथ में बटन दबा देना है लाइक सब्सक्राइब के लिए। तो बस उसके बाद जितना नोटिफिकेशन होगा, जो सबसे पहले वीडियो मेरा पहुंचेगा आप तक ही पहुंचेगा। तो ये तो आपको करना है, समझ गए बात। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद हम लोगों को अब नया टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेगा। ये सुपर ट्रिक तो आप सब बच्चों को समझ में आ गया। तो अब हम लोग नया टॉपिक, नया ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं, और वो होगा हमारा साइंटिफिक नोटेशन। क्या पढ़ना है बच्चा? साइंटिफिक नोटेशन। देखिए, साइंटिफिक नोटेशन की अगर हम बात करें तो साइंटिफिक नोटेशन एक तरह का एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन? किसी नंबर को हम उनके जो सिंगल नॉन जीरो डिजिट होगा और 10 का पावर, इस एक्सप्रेशन में हमको लाना पड़ता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में भी या 7-8 में भी आपने पढ़ा होगा शायद, मैं आपको बताऊं, आप ये पढ़े हो। एक्सप्रेशन ऐसा है n इंटू 10 का पावर n। यहां n जो है वो है आपका सिंगल नन जीरो डिजिट, सिंगल नन जीरो डिजिट, और जो स्मॉल n है वो आपका बनेगा पावर ऑफ 10। ठीक है, एक्सपोनेंट है, पावर है, सिंपल। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो कैपिटल N है वो सिंगल नॉन जीरो डिजिट है। कितना भी बड़ा नंबर रहे, पहला अंक के बाद डेसिमल पुट कर देना है, यही सिंगल नॉन जीरो डिजिट होगा। एग्जाम्पल सर बताइए, सर कौन सा एग्जाम्पल होगा? जैसे 123500000 हमने लिखा बेटा, इसको हम इस एक्सप्रेशन में लिखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे बताओ? हाँ, 1.235, राइट। अब डेसिमल हम यहां पुट किए हैं बेटा, गिनो 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 का पावर 7। बहुत इजी है। अगर किसी ने ऐसा लिखा तब 0.000012 ऐसा करके कर दिया, तो 1 2 को हम कैसा लिख देंगे? 1.2, यहां डेसिमल लगाए हैं, पीछे जाओ, 1 2 3 4 5, 10 का पावर -5। बस यही तो है साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट, यही है आपका साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर हो गया बात? एकदम आराम से समझ में आने वाला चीज है। चलिए भागे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है अब आपका राउंड ऑफ करना। क्या करना है बच्चा? राउंड ऑफ करना है। किसी नंबर को हमको राउंड ऑफ करना पड़ता है। चलिए देखते हैं, इसके लिए भी कुछ नियम कानून है भाई, सब पढ़ना पड़ेगा। सर छोड़ दें क्या सर, इतना पढ़ना कौन पढ़ेगा, मार खाएगा सब तुम लोग छोड़ेगा तो। राउंड ऑफ देखो, रूल 1 क्या कहता है? इफ द लास्ट डिजिट इज मोर देन 5, अगर मेरा लास्ट डिजिट कहां आके रुक रहा है, नहीं रुक कहां रहा है, 5 से बड़ा है, अगर मेरा लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट
इज इंक्रीज्ड बाय 1। अगर मेरा लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग डिजिट में हम, प्रीसीडिंग मतलब लास्ट से एक पहले वाला, सॉरी, एक पहले वाला जो है वो एक बढ़ा देना है। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमने लिखा 17.77, हमारे पास ये नंबर है 17.77, तो लास्ट डिजिट मेरा 7 है जो 5 से बड़ा है, तो इसका प्रीसीडिंग भी 7 है, तो इसको बढ़ा दो। करेक्ट आंसर विल बी 17.8। और दिखा रहे हैं 823.37, तो फिर से लास्ट डिजिट 7 है, 5 से बड़ा है, तो इसका प्रीसीडिंग 3 है, तो एक बढ़ा देंगे तो आंसर होगा 4, और लास्ट वाला गायब कर देना है। कोई बच्चा पूछ रहा होगा सर लास्ट वाला तो आप छोड़ दे रहे हैं। हाँ, छोड़ना ही है, प्रीसीडिंग पर ध्यान देना है, राइट। पहले वाले पर ध्यान दो। रूल 2, if the last digit is less than 5, then the preceding digit remains क्या, सेम, प्रीसीडिंग में कोई चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल, मान लो हमने लिखा 89.92, तो लास्ट वाला मेरा 2 है, 5 से कम है, तो इस प्रीसीडिंग में कोई चेंज नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज 89.9। हमने लिखा 77.74, करेक्ट आंसर इज 77.7। बड़ी आराम से बात समझ में आ रही है ना बच्चा? सबको आ रहा है? कोई परेशानी, कोई तकलीफ है तो बता दो। अपना घर वाला तकलीफ मत बताओ, वो हम नहीं कर पाएंगे भाई सॉल्व। हम तुमको पढ़ाने के लिए आए हैं, कर देंगे भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है छोटू? ओए छोटू, इफ द लास्ट डिजिट, देखो बेटा यहां दो अलग अलग रूल काम करेगा, ए बी कर दे रहा हूं, है ना? पढ़ लोगे ना? ए है ये, ए फॉर एप्पल, ए फॉर, यार हम तो एप्पल नहीं पढ़े हैं। इफ द लास्ट डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड एट 5, कम ऑन बच्चा लोग ध्यान देना, अगर लास्ट डिजिट मेरा 5 पर ही आकर रुक जाए, अगर लास्ट डिजिट मेरा 5 पर ही आकर रुक जाए, सिर्फ 5 पर, कहां पर? 5 पर आकर रुक जाए, एंड द प्रीसीडिंग डिजिट and the preceding digit is odd, और अगर मेरा preceding digit कैसा है? odd है, then it is increased by 1। पहला 77.75, करेक्ट आंसर इज 77.8। क्यों? लास्ट डिजिट कहां के रुका? 5 पे। प्रीसीडिंग कैसा है? ऑड है, तो एक बढ़ा दो, आंसर। अगला सवाल दिख तो रहा होगा सबको, सबको दिख तो रहा है? हाँ, होप सो दिख रहा होगा। 43.35, बताओ बेटा क्या लिखेंगे? 43.4। हाँ चलिए, ये तो ए नंबर रूल हुआ। अब आते हैं रूल बी, 3 का रूल नंबर बी।
if the last digit is to be dropped at 5. And the preceding digit is कैसा, even, then it is remains same. इसको ऐसा कर दो, it remains कैसा, सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. 19.65 है बेटा और 87.85 है. बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा. 19.6 और 87.8. सही. तो ये हमारा राउंड ऑफ का भी कहानी खत्म. तो हम लोगों ने अब तक 3 टॉपिक पूरा कवर कर दिया. क्या क्या? सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन, राउंड ऑफ. ये सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में मिलेंगे. प्लीज आप घर जाकर के बैठ करके, घर में ही तो हो तो बैठ करके भाई एक बार पढ़ना और फिर बुक से क्वेश्चन जरूर बनाना. प्लीज 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 सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन बने तो प्लीज कमेंट में बोलिएगा सर थैंक. अरे मुझे नहीं, अपने इस पूरे टीम को थैंक यू फॉर द एकेडमिक टीम कि हम लोगों को ये ओरिजिन का जो टीम मिला है हम लोगों को एकेडमिक ओरिजिन का, कि ये हमारे लिए, आपके लिए, मतलब हम सब के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं. सभी लोग बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको अच्छा एजुकेशन दिलाने के लिए कि आप बेस्ट एंड बेस्ट कर सको. तो प्लीज बताइएगा क्वेश्चंस अगर आपसे बने तो भी, नहीं बनेगा तो भी बताना. हम उस क्वेश्चन को दोबारा नए वीडियो में, अगर हमने कमेंट को देखा है, हम कमेंट देखेंगे ही, पढ़ते ही हैं ऑलमोस्ट, तो प्लीज आप जाकर के कमेंट बताइएगा कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे थे इन सब टॉपिक्स के या नहीं. अगर बन रहे थे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. ये सारी कहानी को खत्म करने के बाद हम लोग अब बढ़ेंगे नए टॉपिक की तरफ और वो होगा मोल कॉन्सेप्ट. क्या कॉन्सेप्ट? मोल कॉन्सेप्ट. बहुत बहुत मेहनत वाला चीज जो सर 9th में हम लोग को पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, यहां पड़ेगा क्योंकि सर लाते हैं सुपर ट्रिक्स. आइए मोल कॉन्सेप्ट के भी ट्रिक्स को भी हम लोग जानेंगे, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम आपको हमेशा बोलते हैं कि हम आपको 0 से एडवांस ही पढ़ाएंगे. तो बच्चे, मोल कॉन्सेप्ट का ट्रिक पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जानकारी होनी चाहिए, लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, इक्विवेलेंट मास, ये सब आना चाहिए. तब आपको मोल कॉन्सेप्ट का हम आपको ट्रिक बताएंगे, वो ट्रिक भी आपको बहुत अच्छा आएगा. ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं. ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है. हेडिंग डाल देना अपना नया टॉपिक का, वो है मोल कॉन्सेप्ट. का कॉन्सेप्ट सर? मोल कॉन्सेप्ट. क्या है ये मोल? सर मोल जो है ना वो बहुत है अनमोल. मोल बहुत अनमोल. इससे बहुत क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि मोल बहुत अनमोल है. देखो, मोल का मतलब होता है बेसिकली अमाउंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. आप पढ़ चुके हैं, उसका ऐसा यूनिट होता है मोल. राइट 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 राइट. तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहला चीज हम आपको बताएंगे, हम आपको क्या बताएंगे? एटम्स. ठीक है, क्या बता रहे हैं? एटम्स. कौन है ये एटम्स? वैसे सब्सटेंस, वैसे मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एटम्स. क्या लिखेंगे इसके बारे में देखना. These are the smallest particles of the substances
विच टेक पार्ट इन द कहां, तो केमिकल रिएक्शंस। किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर होना है तो उसमें भाग लेने आएगा भैया कौन, तो सिर्फ एटम्स, और कोई नहीं आ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको। जैसे हम लोगों ने बेटा H2 लिखा और हम लोगों ने N2 लिखा, H2 प्लस N2 मिल करके अपने को पता है ये अमोनिया बनाएगा। क्या बनाएगा, अमोनिया। बैलेंस कर दिए, ठीक। तो इधर देखो, एटम जो है हाइड्रोजन का है, एटम मॉलिक्यूल तो है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के, पर एटम यहां किसका है, हाइड्रोजन का। यहां किसका है, नाइट्रोजन का। इधर जो एटम्स है वो भी वही है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। पर इधर जो मॉलिक्यूल है उधर, इधर साइड में, प्रोडक्ट साइड में वही मॉलिक्यूल नहीं है। मतलब मॉलिक्यूल अगर केमिकल रिएक्शन में आएगा तो अपनी पहचान खो देगा, छोड़ देगा, भूल जाएगा। लेकिन एटम अपनी पहचान कभी नहीं खोएगा। बड़ी खास बात है ये एटम और मॉलिक्यूल में। एटम डू नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी इन द केमिकल रिएक्शन, व्हाइल अ मॉलिक्यूल लूजेस इट्स आइडेंटिटी इन द केमिकल रिएक्शन। बहुत सिंपल बात है। तो अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो जान गए, तो मॉलिक्यूल्स भी जान लेते हैं कौन होगा। विच, क्या बोले थे बेटा, लूजेस इट्स आइडेंटिटी इन द कहां, तो केमिकल रिएक्शंस। ध्यान देना अब इसके बारे में, कौन होगा ऐसा मॉलिक्यूल। जैसे अभी हम लोगों ने कहा, यही एग्जांपल, मान लो हमने लिखा, सपोज करो हमने लिखा H2 और इधर लिखा हमने Cl2, ऐसा। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और इधर क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, पर इधर नया मॉलिक्यूल है भैया HCl का, ऐसा। तो मॉलिक्यूल जो है ना वो अपनी पहचान खो दे रहा है, पर एटम्स अपनी पहचान नहीं खो रहे हैं। क्लियर बात समझ में आ रहा है। तो ये कहानी थी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, ये कहानी थी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक अब आपका जो होगा वो होगा एटॉमिक मास, या हम उसी एटॉमिक मास को यहां बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ये क्या कहता है हमको, क्या बताएगा। देखो 1860 से पहले एटॉमिक मास को जानने वाला लोग बहुत कम था, इवन नहीं जानता था कोई तौलने के लिए एटम का मास। हाँ, एटम की जानकारी तब तक सबको हो चुकी थी, क्योंकि जो जॉन डाल्टन भाई साहब थे उन्होंने हमें एटॉमिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट दे रखा था, है ना। 1803 में ही हमको, 1803-4 में ही हमको एटॉमिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट मिल चुका था। तो उन्होंने एटॉमिक थ्योरी के बारे में एक बात हमको समझा दिया था, एटम के बारे में, पर उन्होंने कभी एटॉमिक मास के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, न ही किसी साइंटिस्ट ने फिर और बताया। तब जब एटॉमिक मास के बारे में खोज होना शुरू हुआ, तो देखो हमको पता है कि अगर हमको मान लो मेरा वेट, हमको कोई करना चाहता है कि सर आपका वेट कितना है, तो कौन करेगा। हाँ सर बोल रहा है ये लोग वेट मशीन। अरे भाई वेट मशीन करेगा, पर उसके लिए कोई स्टैंडर्ड यूनिट होगा। किस यूनिट में हमको तौलोगे, ग्राम में, मिलीग्राम में, लीटर में, किस में तौल दोगे, केजी में। बात समझ रहे हो ना। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट की बात हम कहना चाहते हैं।
ये स्टैंडर्ड यूनिट और एक स्टैंडर्ड एटम की बात हम कहना चाहते हैं। तो बच्चे उस समय जो स्टैंडर्ड एटम के बारे में जब बात पता चला तो सबने कहा, हर लोग सबका कहना था कि भाई सबसे हल्का होता है हाइड्रोजन, तो आप हाइड्रोजन लेके काम करिए ना, सब कोई हाइड्रोजन से तौलेंगे, मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक था, लेकिन बड़ी दुख की बात यह थी कि हाइड्रोजन है कंबसिबल गैस, बहुत सारे एलिमेंट्स को वो जला भी सकता है ना, और ऊपर से वो डायटोमिक फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो ये उसके लिए नुकसानदेह था, मतलब हमारा काम नहीं हो पाया। फिर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को भी बहुत लोगों ने रिकमेंड किया कि भाई ऑक्सीजन लेकर के काम करो, ठीक है, लेके रखेंगे, फिर वही डायटोमिक फॉर्म होगा, उसके डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म होंगे, और ऊपर से वो अपने से हल्के एलिमेंट्स को मेजर नहीं कर पाएगा, तो ऑक्सीजन भी फेल। तब उस समय आइसोटॉप्स की खोज हो रही थी। किसकी? आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स कौन होते हैं? वैसे सब्सटेंस जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर उनका डिफरेंट होगा, जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 आर द आइसोटॉप्स। तो जो पहला आइसोटॉप आपके पास आया वो कार्बन 12 था, स्टैंडर्ड एटम के रूप में। कौन था? कार्बन 12। अब यहीं से अपनी कहानी शुरू होती है एटॉमिक मास को लेकर के। तो बच्चे अगर हम एटॉमिक मास को समझना चाहेंगे, किसको? एटॉमिक मास को, तो मान लो कार्बन का अगर हम लोग चुन रहे हैं तो कार्बन के पास टोटल कितना होता है? तो 12 एटम होते हैं। कितने एटम होते हैं कार्बन के? तो 12 एटम होते हैं, 12 एटम होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, थोड़ा सीरियस होकर के ये बात को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो कार्बन 12 को चुना गया स्टैंडर्ड एटम के रूप में। पूछेगा विच एलिमेंट इज चूजन फॉर, किसके लिए? चूजन फॉर एटॉमिक मास कैलकुलेशन। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? कार्बन 12, है ना। और चूजन फॉर द स्टैंडर्ड एटम, तो राइट आंसर इज व्हाट? कार्बन 12। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है आपको इस तरह का। अब जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो कार्बन 12 के साथ रिलेट कर रहा है, इसीलिए रिलेटिव एटॉमिक मास हम उसको कह दे रहे हैं। भाई क्या कह दे रहे हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। बेटा समझने की कोशिश करना, अगर हमने लिखा एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन का मास होता कितना है? 14। अब देखो, अब खेल बदलेगा यहां से। यहां हमारे पास कार्बन के टोटल 12 एटम थे, हमने इसमें से मान लो इसको डेंटिंग पेंटिंग कर दिया। तो बचपन में तुम पढ़े थे फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन ऐसा होता था कि सर जो कलर हुआ, कितना कलर हुआ और डिवाइड बाय टोटल कितना है, यही ना करते थे, ऐसा ही लिखते थे। तो कार्बन जो तुम्हारे पास 12 एटम है, 12 एटम्स है कार्बन के, उसमें से हम एक एटम का ही मास निकालेंगे, तभी तो हम इसको स्टैंडर्ड एटम के रूप में यूज कर पाएंगे। तो 14 हो गया नाइट्रोजन का मास, इनटू क्या लिखा बेटा? 1/12। 1/12 क्या है? तो मास ऑफ, हम उसका क्या लिख रहे हैं? मास ऑफ किसका? 1 कार्बन 12 एटम, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। सिंपल बात हम आपको बताएंगे। बताओ बेटा, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम किसी को लिखना है, बताओ क्या लिखेंगे? तो 16 इंटू 1/12 इंटू क्या? तो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। बहुत प्यार से, आराम से बात को समझते हुए काम करना। एटॉमिक मास ऑफ, मान लो हमने लिखा फ्लोरीन एटम, तो फ्लोरीन का मास हो गया बेटा 19 इंटू 1/12 इंटू क्या? मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। आ रहा है समझ में आपको? यह है एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट, यह है रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। अब आप एक चीज ध्यान दो, गौर करो कि हम लोग हर बार हर एटम का एटॉमिक मास लिखने के दौरान
1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम पुट किए हैं। कितना? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को पुट किया हमने। ये जो है इतने दूर को हम एक छोटा टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट। इसी को तुम छोटा मोटा बात, इसको हम एब्रिविएशन में क्या लिख देंगे? AMU। एटॉमिक मास यूनिट को क्या लिखेंगे? AMU, शॉर्ट फॉर्म में AMU। तो सर आप ये कहना चाहते हैं क्या एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना हो गया? 14 AMU। बोलो हाँ या ना। होगा? बिल्कुल होगा। बताओ अगर हम लोग लिखे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, बताओ कितना होगा? तो आप कह रहे हो 16 AMU। बताओ अगर हमने लिखा एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन एटम, तो क्या लिखेंगे बेटा फ्लोरीन एटम के लिए? तो सर ये हो जाएगा 19 AMU। कितना सिंपल बात है। तो ये भी तो बात है कि 1 AMU और कुछ नहीं, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम की बात हो रही है। तो अगर हमको रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे? देखो ये रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास और कुछ नहीं, एक प्रकार का नंबर है। क्या है? एक तरह का नंबर है। सबको दिख रहा है? 14, 16, 19 ये सब एक तरह के नंबर हैं। तो हम लिखेंगे इट इज अ नंबर which tells that how many atoms of an element is heavier than 1/12 into mass of 1 कार्बन 12 एटम। बस यही कहानी हो गई एटॉमिक मास के लिए। ठीक है, ये सारी बातें आपको अब हम उम्मीद करते हैं पूरा अच्छा से आज आपको समझ में आया। क्लास बिल्कुल भी आप नहीं हिले डुले हैं, कॉपी लेकर ही बैठे होंगे। वीडियो के अंतिम क्षण तक आपने यहां तक कॉपी किया है। हम आपको अगले क्लास में मिलेंगे मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास, फॉर्मूला मास से आपको अवगत कराएंगे। ये सारी बात बताएंगे और फिर आएंगे एक नया सुपर ट्रिक लेकर के मोल कॉन्सेप्ट का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।